हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है सिविल से आपके सीयूईटी के इस चैनल के ऊपर। आई एम नीरज और आज हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी कॉमर्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडी को कैसे प्रिपेयर करते हैं। और इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि उसका सिलेबस कौन सा है और सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और उसकी वेटेज किस तरीके से एग्जामिनेशन के अंदर रहती है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर हमें कौन से यूनिट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और देखिए सिविल्स आपके सीयूईटी के इस चैनल के ऊपर आप किस तरीके से अपनी सीयूईटी के कॉमर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप ये याद रखने की कोशिश करिएगा, जो हमारा पूरा का पूरा 30 डेज क्रैश कोर्स है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। और जो स्टार्ट कब हो रहा है हमारा 15 अप्रैल 2024 से। और देखने की कोशिश करेगा, और सिर्फ यहाँ पे आप कॉमर्स के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, आपको क्या क्या मिलेगा, क्लास नोट्स एंड पीडीएफ, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखने की कोशिश करिएगा, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप हिंदी के हैं, चाहे मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन भी यहाँ होगी, और चाहे आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे मिलेगी। और देखने की कोशिश करिए, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चाहे इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपके बड़े ऐसे फ्रेंड्स हो गए जो खुद इंटेलिजेंट है बट उनके पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, और साथ ही साथ वो यहाँ पे आके एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और देखने की कोशिश करेगा, हमारा जो बिजनेस स्टडी का सब्जेक्ट्स है, बिजनेस स्टडी के अंदर टोटल क्या होता है, हमारे को दो सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 का नेम रखा है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और सेक्शन 2 के अंदर क्या आता है हमारे पास, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। और ये दोनों सेक्शन को कंप्राइज अगर हम करते हैं, टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स बन जाते हैं, 13 यूनिट्स हमारे पास बन जाते हैं, राइट। अब देखते हैं वन बाय वन हमारे ऐसे कौन से यूनिट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर हम क्या क्या मेंशन करेंगे और किसको स्टडी के ऊपर क्या फोकस करना है। जैसे हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट आ जाएगा दैट इज नोन एज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसको मैनेज करना सबसे पहले आना चाहिए, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का रूप लेती है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट क्या होती है, और मैनेजमेंट करने के पीछे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट। देन हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ते हैं लोअर लेवल का क्या काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है। और इन तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में किस तरीके से कम्युनिकेशन रहना चाहिए ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे तरीके से फुलफिल हो पाए, राइट। और लास्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हम पढ़ते हैं प्लानिंग से हम अपनी स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग, ये सारे के सारे फंक्शन किस तरीके से हमें इफेक्टिवली मैनेज करने हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड गोल है टाइमली फुलफिल हो पाए। और एट लास्ट ऑब्वियसली बात है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। अब ये सारे के सारे डिपार्टमेंट तभी अच्छे तरीके से काम करेंगे जब इन इन सभी डिपार्टमेंट में आपस में क्या होगा, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। अगर आपस में अच्छे तरीके से एक हार्मनी हार्मनी के साथ चलेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे। सेकंड बच्चे हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आप सभी को पता है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो ऑब्वियसली बात है बड़े सारे ऐसे स्कॉलर्स थे, बड़े सारे ऐसे एकेडमिशियन थे जिन्होंने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट को किस तरीके से आपने चलाना, और मैनेजमेंट के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे फ्योल फ्योल की थ्योरी थी, आपने देखा होगा। फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आ गई, टेलर की थ्योरी आ गई हमारे पास, साइंटिफिक थ्योरी, जिसको हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कई बार बच्चे इसके अंदर भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसमें से अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा स्टैरे दे कॉप्स। इसका क्या मतलब होता है कि जब एक टीम है, टीम के अंदर अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टीम अच्छे तरीके से काम करे। तो ये सारा का सारा आउटराइटली आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे, राइट। और ये आ जाता है हमारा सेकंड यूनिट, राइट। नेक्स्ट बच्चे हमारा जो थर्ड यूनिट आता है, थर्ड यूनिट आ जाता है दैट इज नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली बात है, जब भी आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे वो एक स्कूल में जाते हैं, चाहे एक आप मान लीजिए किसी ट्यूशन क्लास में भी जाते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ का एक इन्वायरमेंट कैसा हो जाता है जिसके कारण आप वहाँ पे जाके जहाँ तो अच्छे से पढ़ पाते हैं, जहाँ तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो ऑब्वियसली बात है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो किसी ना किसी एक कंट्री में काम करती है, किसी ना किसी स्टेट में काम करती है, किसी ना किसी सिटी का पार्ट होती है। तो ऑब्वियसली बात है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है जिसके कारण हमारा जो बिजनेस है वो फ्लरिश होता है। और डिमेंशन ऑफ बी में हम यही
यही पढ़ेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट में यही पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऐसा कैसा है जिसके कारण हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ पाए, हमारा वहाँ का टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है जिसके कारण वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कर पाए, वहाँ का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कर पाए, राइट। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी। आप सभी को पता है कि 1990s के बाद हमारे पास एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था हमारी पूरी की पूरी इंडिया के जीडी के ऊपर, जो काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। और ये सारे के सारा क्या ऐसा इम्पैक्ट है जिसके कारण पूरी की पूरी और इंडिया के जीडीपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार है, इनको हम स्टडी करेंगे। तो ये भी किसका पार्ट आ जाता है बच्चे हमारे पास, दैट इज नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट, राइट। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4, दैट इज नोन एज प्लानिंग। ऑब्वियसली बात है, प्लानिंग को हम नटशेल में डिवाइड करें तो क्या कहते हैं, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आज हम कहाँ पे और फ्यूचर में हम कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं। बेसिकली हम कहें तो करंटली वेयर वी आर एंड वेयर वी हैव टू गो, तो दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्लानिंग, राइट। तो प्लानिंग को समझने से पहले क्या पता होना चाहिए, प्लानिंग का प्रोसेस क्या, फर्स्ट स्टेप क्या है। देन बच्चे हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब सिंपल वे में देखते हैं, आपको पता है कि आपको बिजनेस स्टडी का पूरी की पूरी आपको 2 बुक्स को खत्म करना है, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, सो दैट जब आप एग्जामिनेशन में जाएं तो आप अच्छे तरीके से उसको फुलफिल कर पाएं। पर शॉर्ट टर्म प्लानिंग कैसे स्टार्ट होगी कि आज मैं एक चैप्टर खत्म करूंगा, कल जाके 2 चैप्टर खत्म करूंगा, फिर जाके उसको रिवाइज करूंगा, तो वो आ जाता है हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाती है, अगर हमने एक 100 सेल्स को हिट करना है तो 100 सेल को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स की प्लानिंग में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हम अपना डिजायर जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला है वो उसको फुलफिल कर पाएंगे। तो दैट कम्स अंडर दी प्लानिंग पार्ट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा आता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारे पास फिफ्थ आता है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑब्वियसली बात है, जब भी काम को हम अच्छे तरीके से करते हैं तो देखते हैं कि जो काम जिसका है वो ही कर रहा है, राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि काम को अच्छे तरीके से आप दे पा रहे हो, और काम को अच्छे तरीके से देने के साथ साथ काम वही कर रहा है जिसको साइन किया गया है, राइट। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप देखते हैं ग्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर किस में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर कई बार बच्चे बच्चे आप देखते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एनटीए का तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और अगर आप देखते हैं डेलीगेशन क्या होता है, किसी काम को किसी को साइन करना, राइट। बट डिसेंट्रलाइजेशन भी आप कई बार देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन में भी काम आगे देते हैं। पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो भी क्या होती है, काम के साथ साथ असाइन की जाती है, राइट। जैसे हमारी इंडिया के स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हैं कि कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो स्टेट के पास है, स्टेट उसके ऊपर एक्सरसाइज करके उसके ऊपर रूल बना सकता है, और कुछ ऐसे काम हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों के अंदर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी है कि उसके ऊपर हमारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर से है उनका, और कईयों के ऊपर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का सही है, राइट। तो ये हम पढ़ेंगे बच्चा चैप्टर नंबर 5 के अंदर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाता है दैट इज चैप्टर नंबर 6, दैट इज नोन एज स्टाफिंग। अब आप सभी को पता है कि कहीं पे भी हम काम करते हैं तो वी नीड ह्यूमन बींग्स, वी नीड एम्प्लॉयज, सो दैट हमारा जो कंपनी का काम है वो अच्छे से फुलफिल हो पाए। तो ऑब्वियसली बात है, तो ये भी तो हमारे लिए जरूरी है कि एक अच्छे इंप्लॉय को हायर करना और अच्छे इंप्लॉय को अच्छी जगह पे रखना, राइट। तो कई बार क्या होता है कि राइट इंप्लॉय हायर कर लेते हैं, वो राइट डिपार्टमेंट में नहीं होता, जहां हम रॉन्ग इंप्लॉय को हायर कर लेते हैं वो राइट डिपार्टमेंट में होता है। तो ऑब्वियसली बात है, इन चीज़ों का ध्यान भी किस में रखते हैं बच्चे, हम स्टाफिंग के अंदर। तो हम पढ़ेंगे क्या इसमें, स्टाफिंग क्या होती है, रिक्रूटमेंट क्या होती है। और ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन ने आज 50 लोग हायर किए, सेम के सेम 50 लोग ही काम कर रहे होंगे हमारे साथ एक साल बाद। वी नीड टू हायर न्यू वंस और एज वेल एज एक्सपीरियंस वन। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हम पढ़ेंगे। देन ऑब्वियसली बात, सिलेक्शन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सम टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सम साइकोग्राफिक टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एप्टीट्यूड, राइट। किस बेस पे आप उन लोगों को रखते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि कंपनी आज एग्जिस्ट कर रही है तो एक साल बाद भी वो एग्जिस्ट कर रही होगी। तो एक साल बाद एग्जिस्ट वो तभी कर पाएगी जो आने वाले चेंजेस हैं, हमारे पास इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करे। तो ऑब्वियसली बात है, एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय तभी एग्जिस्ट कर पाएगा, तभी ग्रो कर पाएगा, जो टाइम के साथ साथ अपने आप को अपडेट करेगा। तो अपडेट कैसे होंगे, तो वी नीड टू ट्रेन देम एंड वी नीड टू डेवलप देम। तो ये भी हम पढ़ेंगे हमारे पास जो चैप्टर आ जाता है, दैट इज नोन एज स्टाफिंग, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टाफिंग के साथ साथ बच्चे हमारे को पता है डायरेक्टिंग, कौन से पर्सन को काम कैसे देना। और डायरेक्ट करने का काम किसका होता है, लीडर का। एक डायरेक्शन दिखानी, गाइडेंस देनी, ताकि हम काम को अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाए, राइट। तो डायरेक्शन में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, और ऑब्वियसली बात है मोटिवेशन एंड इट्स थ्योरी। जब आपको ये पता है कि किसी पर्सन को काम कराने के पीछे का मोटिव क्या है, तो ये सारा का सारा हम अंडरस्टैंड कहाँ से करते हैं बच्चा, मोटिवेशन एंड इट्स थ्योरी में। और आपको पता है मोटिवेशन के अंदर क्या आता है, मैस्लो हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी पढ़ते हैं, मैकग्रेगर की थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी थ्योरीज में सिंपल वे में क्वेश्चन
क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखें मोटिवेशन, हेनरी फ्योल और ये इनकी थ्योरी के बाद मोटिवेशन चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इसको भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आ जाता है बच्चा लीडरशिप की कुछ थ्योरीज आ जाती हैं, लीडरशिप क्या होती है, किस तरीके से आपको लीड करना है ताकि टीम के अंदर मोराल है, टीम के अंदर मोटिवेशन वो अच्छे तरीके से इंटैक्ट रहे, राइट। और ऑब्वियसली बात है टीम का मोटिवेशन तभी बना रहेगा इफ़ यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगर किसी रिलेशनशिप में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन ही ब्रेक हो गया तो ऑब्वियसली बात है वो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो पाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी एज कम्पेयर टू इफेक्टिव, राइट। तो ये हम पढ़ेंगे बच्चा, जो चैप्टर नंबर आ जाता है दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग, राइट। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है बच्चा कंट्रोल। अब देखिए जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो एक टारगेट बना के चलती है कि हम एक टारगेट को फिट करेंगे, इस टारगेट को अचीव करेंगे प्लानिंग में हम करते हैं कि ये टारगेट हमारा फिक्स हमने कर लिया। बट आप खुद सोचिए कि प्लानिंग के साथ साथ ऐसा तो है नहीं जो हमने आज टारगेट सोचा है वो हिट हो पाएगा। अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली बात है वी नीड ए कंट्रोलिंग यूनिट। तो इसलिए तो उसके अंदर क्या डेवलप करेंगे हम, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में। अगर आज हमने 100 सेल्स का टारगेट लिया है तो अगर हमारी 100 सेल नहीं हो पाई तो ऐसा क्या कंट्रोल करें जिसके कारण हमारी सेल्स कम रहेगी और कम को हम अच्छे से इंप्रूव कैसे कर पाएं सो दैट वी कैन हिट आवर डिजायर टारगेट। तो ये हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग में अंदर। और ऑब्वियसली बात है ये भी देखना जरूरी है कि कंट्रोलिंग की ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है, टेक्निकल टेक्निक्स कौन सी है जिसके कारण कंट्रोलिंग को हम इफेक्टिवली देख पाए, राइट, मैनेज कर पाए। तो ये आएगा हमारे पास चैप्टर नंबर बच्चा 7 8 के अंदर, राइट। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा हमारा चैप्टर नंबर 9 दैट इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। ऑब्वियसली बात है अगर हम कंपनी चलाते हैं तो वी नीड मनी फॉर दैट, एंड मनी को हम कहाँ से लेके आते हैं, जहाँ तो हम खुद की पॉकेट से लेके आएंगे, जहाँ तो हम ऑब्वियसली बात है बाहर से किसी से लेंगे, चाहे लोन के रूप में लें, किस तरीके से भी लें। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम कहाँ पे पढ़ेंगे, बिजनेस फाइनेंस के अंदर। तो इसमें आएगा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कितना पैसा लेना है, कब लेना है, किस चीज़ के लिए लेना है, तो ये किसके अंदर आएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। देन बच्चे आएगा हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में कंफ्यूज है तो सिंपल वे में समझ लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने गिफ्ट लेना है 500 का, तो ऑब्वियसली बात है 500 के 500 एक सोर्स से थोड़ी आएंगे। तो शायद से मेरी पॉकेट मनी से कुछ आ जाए, शायद मैं अपने फ्रेंड से कुछ बोरो कर सकता हूँ, शायद अपने पापा से कुछ ले सकता हूँ। तो ये तीनों के तीनों तरीके का मतलब क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। सिंपल वे में अगर देखें कंपनी को अगर 1 करोड़ रुपया चाहिए तो 1 करोड़ में डेट कितना है, 1 करोड़ में इक्विटी कितनी है, तो ये सारा का सारा पार्ट किसके अंदर आ जाएगा बच्चा, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। जो ये हम डिसाइड करेंगे बिजनेस फाइनेंस के अंदर। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को हम स्टडी करेंगे, मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, एनएससी बीएससी क्या होती है। और काफ़ी दफ़ा अगर आप क्वेश्चन देखेंगे सेबी का डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, सेबी क्या है, सेबी कब बनी थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे, और सेबी के फंक्शन क्या है, सेबी किस को रेगुलेट करता है। तो ये सारा का सारा पार्ट किसके अंदर आ जाता है बच्चा, हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, बिल्कुल आउटराइटली फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, राइट, जब भी आप एनटी का पेपर उठा के देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे, कई बार बच्चों का बहुत फेवरेट यूनिट आ जाता है दैट इज नोन एज मार्केटिंग। अब आपको पता है वी नीड प्रोडक्ट, राइट, ऑब्वियसली बात है वी मेक प्रोडक्ट्स और अ सर्विस। तो सर्विस और प्रोडक्ट तभी बिक पाएगी जब हम उसको क्या करेंगे, मार्केट करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू वी सेल, तो वी नीड ए मार्केटर फॉर दैट। अब मार्केटर का काम क्या है, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हमें करनी पड़ेंगी जो मार्केटिंग मिक्स में आती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 P's ऑफ मार्केटिंग आपने पढ़ा है। प्रोडक्ट क्या होता है, टेंजिबल चीज़ होती है, सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल चीज़ हो जाती है। प्रोडक्ट में हम जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, सर्विस में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, राइट। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली बात है इफ़ वी मेक अ बिस्किट पैकेट तो हम अपने पास थोड़ी रखेंगे, हम वहां तक पहुंचाएंगे जहां पे कस्टमर उसको इजिली एक्सेसिबल और उसको बाय कर सके। तो वी नीड टू बिल्ड अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सो दैट इट कैन बी प्रोक्योर टू द एंड कस्टमर, राइट। देन प्रमोशन, हम प्रमोशन करते हैं, बड़ी सारी हम एड्स देखते हैं। एंड प्राइस, हम ऐसी कौन सी प्राइस रखें जिसके कारण हमारी कंपनी क्या रहे, प्रॉफिटेबल भी रहे और साथ ही साथ क्या है कस्टमर की जो डिमांड है वो भी अच्छे तरीके से फुलफिल हो पाए। ये हम पढ़ेंगे बच्चा मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है बच्चा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब आप बहुत दफ़ा ऐसी कहानियां सुनते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच किया तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ, इंसाफ हुआ, इनजस्टिस हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम स्टडी किसके अंदर करेंगे, कंज्यूमर राइट्स के ऊपर। ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो एज अ कंज्यूमर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और जो हमारे को बुली कर रहा है उसको हम कैसे पनिश कर सकते हैं, राइट। देन आ जाता है बच्चा राइट्स ऑब्वियसली कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अब आप किसी कंपनी के ऊपर केस करने चले हैं बट आपके पास उस चीज़ का इन्वॉइस नहीं है, तो विदाउट इन्वॉइस आप कैसे कह सकते हैं। तो जब भी हम एक कस्टमर है, जब भी हम कुछ बाय करते हैं तो हमेशा हमें क्या डिमांड करना चाहिए, बिल डिमांड करना चाहिए कि कल को हम उसके ऊपर क्या है, जो भी उसकी लाइबिलिटीज है उसके प्रति बनती है वो फुलफिल कर पाए, राइट।
नेक्स्ट बच्चा आ जाता है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सभी को पता है कि अगर किसी चीज़ को फुलफिल करते हैं तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का रोल रहता है कि ताकि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो मार्केट में बना रहे, लोगों के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर ट्रस्ट बना रहे, तभी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ रोल रहता है, राइट। ये हम पढ़ेंगे हमारे 12th चैप्टर के अंदर। और लास्ट चैप्टर जो आता है बच्चा, वो कौन सा आता है हमारे पास, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राइट। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, जैसे हमारी सरकार का फोकस भी रहता है, वी नीड टू क्रिएट जॉब्स, राइट। तो जॉब सीकर मत बनो, क्या बनो, जॉब क्रिएटर्स बनो। तो फॉर दैट जॉब क्रिएटर तो हम पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, प्रोसेस क्या होता है, हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर में ऐसा क्या वैल्यूज होती हैं, क्या एटीट्यूड रहता है, और उसके पीछे का मोटिवेशन क्या रहता है जिसके कारण वो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। तो ये 13 के 13 यूनिट्स बच्चे हमारे को कंप्राइज करते हैं बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को। और आज हमने ये 13 यूनिट्स को डिस्कस किया और हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनटीए के फेवरेट है, जो बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये डिस्कस करेंगे हम। मेरी क्लास रहेगी आप सभी के साथ 7 to 8 हर रोज़ लगेगी। 15 अप्रैल से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा और आप देखने की कोशिश करिएगा। जो ये सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सीयूईटी का कोर्स मिलेगा वो एब्सोल्युटली बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस आप हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, बस आप अपनी प्रेपरेशन को अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। 15 अप्रैल को हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा का सारा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं आपके साथ मिलूंगा बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट्स के साथ शाम को 7 से 8। और इन सारे के सारे फीचर्स के साथ आप अपनी प्रेपरेशन के अंदर आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपकी प्रेपरेशन के अंदर कमी रहेंगी। और जो आपके पेरेंट्स का और जो आपका खुद का सपना है एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का, वो बिल्कुल फुलफिल होगा विद द हेल्प ऑफ सिविल स्टैप। तो आप 15 अप्रैल को ज्वाइन करना ना भूलिए विद दीज वर्ड वर। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं हम अब 15 अप्रैल को। थैंक यू।